नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 12 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में पाठ 8 महिला एवं बाल श्रम के विविध आयाम में अगला टॉपिक राज्य में बालिका शिक्षा के सरकार की योजनाएं पढ़ेंगे। ये सर्वविदित और सार्वभौमिक सत्य है कि शिक्षा मानव विकास का मूल मंत्र है। चूँकि मध्यकाल और स्वतंत्रता पूर्व बालिका शिक्षा को लेकर बहुआयामी प्रयास सरकारी स्तर पर नहीं हुए। इसमें बताया गया है कि शिक्षा ही मानव विकास का एक मूल मंत्र है, आगे बढ़ने का सबसे बड़ा साधन है। और मध्यकाल में और स्वतंत्रता से पहले बालिका शिक्षा को लेकर के कोई प्रयास नहीं किए गए थे सरकारी स्तर पर, इसलिए बालिका शिक्षा का विकास तेजी से नहीं हो पाया था। इस सत्य को स्वीकारते हुए राज्य और केंद्र सरकार ने सम्मिलित रूप से अनेक प्रयास किए हैं जिससे बालिका शिक्षित हो सके। राजस्थान सरकार द्वारा कुछ प्रमुख योजनाओं को विगत दशकों में बालिका शिक्षा के लिए लागू किया गया था। अब इसमें बताया गया कि राजस्थान सरकार के द्वारा कुछ प्रमुख योजनाएं पिछले समय में शुरू की गई थी, जिनमें से प्रमुख निम्नांकित है। उनमें जो प्रमुख योजनाएं हैं वो निम्नलिखित हैं। पहली आती है विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना। विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना का शुरुआत 1981 में हुई। राजकीय एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में नियमित अध्ययनरत विशेष योग्यजन छात्र छात्राएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक ना हो, ऐसे परिवारों के विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति व उत्तर मैट्रिक कक्षाओं में सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को फीस पुनर्भरण की सुविधा दी जा रही है। दूसरी आती है गार्गी पुरस्कार जूनियर योजना। यह योजना वर्ष 1998 में आरंभ हुई थी। अगर पूछा जाए गार्गी पुरस्कार कब शुरू हुआ था या गार्गी पुरस्कार योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1998 में हुई थी। इस योजना के अंतर्गत डाइट के द्वारा आयोजित कक्षा 8 परीक्षा में पंचायत समिति एवं जिला मुख्यालय पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को कक्षा 9 एवं 10 में नियमित अध्ययनरत रहने पर प्रति वर्ष 1000 रुपये एवं प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया जाता है। यानी कि इसमें कक्षा 9 और 10 में नियमित पढ़ने वाली छात्राओं को हर साल 1000 रुपये और प्रमाण पत्र दे करके उनको पुरस्कार दिया जाता है और उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। तीसरी आती है शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु सबलता पुरस्कार, जो तीसरी योजना सरकार के द्वारा चलाई गई है। जो शारीरिक अक्षमता युक्त हैं, जो शारीरिक रूप से विकलांग छात्र छात्राएं होते हैं, जो बालिकाएं हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा ये योजना चलाई गई है, इसलिए इसका नाम शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु सबलता पुरस्कार रखा गया है। ये 2005 और 6 में आरंभ की गई। इस योजना में शारीरिक रूप से विकलांग एवं मूक बधिर तथा नेत्रहीन बालिकाएं जो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में नियमित रूप से अध्ययनरत हैं को 2000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अब इस योजना के अंतर्गत क्या है, जो शारीरिक रूप से विकलांग छात्राएं हैं उनको कक्षा 9 से 12 में रेगुलर पढ़ने पर 2000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, आर्थिक सहायता दी जाती है, 2000 रुपये उनको दिए जाते हैं। चौथी आती है कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय KGBV, इसको शॉर्ट में बोलते हैं KGBV। इस योजना की शुरुआत 2005 और 6 में हुई थी। 2005-6 में इस योजना की शुरुआत हुई। वर्तमान में राज्य में कुल 200 KGBV संचालित है, यानी कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय संचालित है, जिनमें से 186 शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में से तथा 14 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय अल्पसंख्यक
बाहुल्य शहरी क्षेत्रों में संचालित है। अब इसमें कहा गया कि वर्तमान में यानी प्रेजेंट में राज्य में कुल 200 KGV संचालित है, यानी कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय संचालित है, जिनमें से शैक्षणिक दृष्टि से देखा जाए, शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए, इससे पिछड़े ब्लॉकों में 14 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और अल्पसंख्यक बाहुल्य के आधार पर शहरी क्षेत्रों में संचालित है। KGBV में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक तथा BPL परिवारों को शिक्षा से वंचित बालिकाओं को उच्च प्राथमिक स्तर की गुणवत्ता युक्त शिक्षा आवासीय सुविधा सहित निःशुल्क प्रदान की जाती है, यानी कि उनको रहने की सुविधा भी दी जाती है। KGB यानी कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय हैं उनमें अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और BPL परिवारों को शिक्षा से वंचित बालिकाओं को, जो पढ़ाई नहीं कर सकती ऐसी बालिकाओं को उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 से 8 तक की गुणवत्ता युक्त शिक्षा आवासीय सुविधा सहित निःशुल्क दी जाती है, यानी उन छात्राओं को छात्रावास में रुकने की सुविधा भी दी जाती है और इसके साथ साथ उन्हें निःशुल्क फ्री की पढ़ाई भी दी जाती है। 5वां आता है ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर की योजना। यह योजना सन 2007-8 में आरंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक एवं राजकीय उच्च माध्यमिक में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत छात्राओं को उनके निवास स्थान से विद्यालय तथा विद्यालय से निवास स्थान तक जाने के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर दिया जाना है। इस योजना के अंतर्गत निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए तथा न्यूनतम 5 बालिकाओं का समूह होना आवश्यक है। अब ये जो ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर की जो योजना है, इस योजना की शुरुआत 2007-8 में आरंभ की गई थी और इस योजना का उद्देश्य जो गांव की ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाएं हैं जो राजकीय माध्यमिक एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत छात्राओं को उनके निवास स्थान से विद्यालय, विद्यालय से निवास स्थान तक आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर दिया जाता है और इस योजना के अंतर्गत निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए और न्यूनतम 5 बालिकाओं का समूह होना भी आवश्यक है, जरूरी है। फिर छठी योजना आती है 75 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं के लिए प्रोत्साहन योजना 2008 और 9 में आरंभ हुई। इस योजना में कक्षा 12 में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को एक मुश्त 5,000 रुपये का प्रोत्साहन पुरस्कार राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है, जिसे गार्गी पुरस्कार कहा जाता है। 7वां आता है मुख्यमंत्री उच्च छात्रवृत्ति योजना। यह योजना सन 2012 में आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत अल्प आय वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति आरंभ की गई, जिसमें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षा में 60% या अधिक अंक प्राप्त किए हों तथा जो कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त न कर रहे हों उन्हें प्रति माह 500 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये वार्षिक अधिकतम 5 वर्षों के लिए दिए जाते हैं। ये जो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना है, इस योजना को जो है 2012 में शुरू किया गया था और विद्यार्थियों की एक हेतु छात्रवृत्ति आरंभ की गई थी और इसमें कक्षा 12 में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए होना आवश्यक है और जो कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त ना कर रहे हो उन्हें हर महीने 500 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये वार्षिक और अधिकतम ज़्यादा 5 वर्षों के लिए
दिए जाते हैं। 8वीं योजना आती है छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। समस्त राजकीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र वर्ष 2015-16 से कक्षा 9 में नवीन प्रवेश लेने वाली समस्त शहरी एवं ग्रामीण छात्राओं को साइकिल प्रदान करने की योजना का उद्देश्य बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है। अब ये जो 8वीं योजना है निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करवाना है। इसलिए इस योजना का संचालन किया गया, यानी इस योजना की शुरुआत की गई। और इस योजना की शुरुआत 2015-16 में कक्षा 9 में नया प्रवेश लेने वाली ही समस्त शहरी और ग्रामीण छात्राओं को साइकिल प्रदान करने की योजना का उद्देश्य रखा गया। फिर राज्य सरकार द्वारा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, परंतु इसके बावजूद भी यह आवश्यक हो जाता है कि बालिकाओं के प्रति गहरे पेट में कहीं हमारे भीतर जो भेदभाव की भावनाएं अभी भी बैठी हुई हैं, उनको हम समूल नष्ट कर दें, क्योंकि बिना बालिकाओं के शैक्षिक उन्नयन के हम देश और समाज के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। अब ये जो योजना है, इस योजना में बताया गया है कि बालिकाओं के प्रति जो गहरे पेट में, यानी कहीं हमारे भीतर जो भेदभाव, पेट में मतलब हमारे मन में जो भेदभाव की भावना बैठी हुई है, उस भेदभाव की भावना को हटाना चाहिए, उसको समूल रूप से नष्ट करना चाहिए, क्योंकि बिना बालिकाओं के शैक्षिक उन्नयन के हम देश और समाज का विकास की कल्पना नहीं कर सकते। बिना बालिकाओं के हमारा देश या हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता, हमारा देश या हमारा समाज उन्नति नहीं कर सकता। अब आता है बाल श्रम के विविध आयाम, बाल श्रम की समस्या एवं निराकरण। बाल श्रम एक ऐसी समस्या है जिसका सामना संपूर्ण विश्व कर रहा है। बच्चों को भविष्य का निर्माणकर्ता स्वीकार किया गया है। यूनिसेफ अपनी रिपोर्टों में बच्चों को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में स्वीकार कर इस बात में बल देता रहा है कि मानवीय संसाधनों के निवेश या मानव संसाधन निर्माण की प्रत्येक दीर्घकालीन योजना बच्चों से प्रारंभ की जानी चाहिए, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। अगर हम वास्तव में देखें तो ऐसा नहीं होता है। आज भी एक बड़ी संख्या में बच्चे मजदूरी करके अपने परिवार के लिए जीविकोपार्जन कर रहे हैं। कि हम यूनिसेफ की रिपोर्टों में देखें तो महत्वपूर्ण साधन के रूप में इस बात पर बल देता रहा है कि मानवीय संसाधनों के निवेश एवं मानव संसाधन निर्माण की प्रत्येक दीर्घकालीन योजना बच्चों से प्रारंभ की जानी चाहिए और कहीं ना कहीं आज भी बड़ी संख्या में बच्चे मजदूरी कर रहे हैं और मजदूरी करके अपने परिवार के लिए जीविकोपार्जन कर रहे हैं। बाल श्रम का उद्भव पूंजीवादी वर्ग द्वारा न्यूनतम निवेश पर अधिकतम लाभ की मानसिकता की परिणति थी। चूँकि बच्चे न्यूनतम राशि में श्रम के लिए सहजता से उपलब्ध होते हैं, इसलिए उन्हें श्रम में लगाया जाता है। यानी कि न्यूनतम निवेश पर अधिकतम लाभ की, यानी कम पैसे में ज़्यादा लाभ कमाने की मानसिकता की परिणाम था। क्योंकि बच्चे कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए उन्हें श्रम में लगाया गया। इन बाल श्रमिकों की स्थिति बदतर थी, उनका शारीरिक और मानसिक शोषण होता था। ये अमानवीय प्रथा प्रथम बार 1853 में प्रकाश में तब आई जब इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन ने विश्व का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया। यह वह समय था जब साहित्यकारों ने इस पर लिखकर विश्व को जागृत किया। इन साहित्यकारों में से प्रमुख विक्टर ह्यूगो, ऑस्कर वाइल्ड आदि थे। उन्होंने बाल श्रम को गंभीरता प्रदान की। बाल श्रम की प्रवृत्ति को समाजशास्त्रियों ने मुख्यतः 4 सिद्धांतों में बांटा है।
पहला आता है नवपुरातनवादी सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि समाज बच्चों को उपयोग व निवेश की सामग्री मानता है और इसलिए उनके श्रम का उपयोग अपने स्वार्थ हित के लिए करता है। ह्यूज, एच. जी. लुईस, एम. टी. फेन, टी. अख्तर, डी. सी. काल्डवेल आदि विद्वान इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। फिर आता है दूसरा समाजीकरण का सिद्धांत। जी. रोजर्स, स्टैंडिंग, जी. मेयर जैसे समाज वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया। इस सिद्धांत के अनुसार बाल श्रम को पारिवारिक प्रक्रिया के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कृषि, घरेलू उद्योग आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा आता है बाल श्रम बाजार के विखंडन का सिद्धांत। अविकसित देशों में पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था में श्रम बाजार को दो हिस्सों में विभक्त किया गया है, बड़ा किसान तथा छोटा किसान। बाजार का मालिक श्रमिक संबंधों के आधार पर यह विभाजन श्रम बाजार के विखंडन के सिद्धांत को बताता है। इस सिद्धांत को D.S. गोटन, C. कैट तथा एडवर्ड वर्ड्स जैसे विद्वानों ने मान्यता दी। चौथा सिद्धांत आता है मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्स का विचार था कि बाल श्रम पूंजीवादी व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। नवीन तकनीक ने अकुशल तथा सस्ते श्रमिकों की मांग को बढ़ाया। बेरोजगारी और जीविकोपार्जन के लिए बच्चे औद्योगिक श्रमिकों के दल का हिस्सा बन जाते हैं। अब आता है बाल श्रमिकों के आंकड़े कि बाल श्रमिकों के क्या आंकड़े हैं। भारत में 2011 के ताज़ा आंकड़े हमें बताते हैं कि 5 से 9 साल की आयु के 25.33 लाख बच्चे 3 महीने से लेकर 12 महीने तक श्रम करते हैं। जनगणना 2011 के मुताबिक के अनुसार भारत में 5 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के कुल 25.96 करोड़ बच्चे हैं, जिनमें से 1.01 करोड़ श्रम कर रहे हैं। राज्यवार अगर बाल श्रमिकों की संख्या का विश्लेषण करते हैं, अगर राज्यवार बाल श्रमिकों की संख्या को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश 21.76 लाख, बिहार 10.88 लाख, राजस्थान 8.48 लाख, महाराष्ट्र 7.28 लाख और मध्य प्रदेश 7 लाख समेत 5 राज्यों में 55.41 लाख बच्चे श्रम में लगे हुए हैं। एक बाल अधिकार संगठन का दावा है कि देश में बाल श्रम से हर वर्ष 1.20 लाख करोड़ रुपए का काला धन पैदा हो रहा है। ये बाल अधिकार संगठन का दावा है। विश्वास है कि देश में बच्चों के द्वारा जो श्रम कराया जा रहा है, उस श्रम से लगभग 1.20 लाख करोड़ रुपए का काला धन पैदा हो रहा है। बचपन बचाओ आंदोलन की कैपिटल करप्शन, चाइल्ड लेबर इन इंडिया नामक रिपोर्ट ने ये खुलासा किया कि देश में 6 करोड़ बाल श्रमिक हैं। अब आता है बाल श्रम का विस्तार। बाल श्रमिकों के व्यवसाय को मुख्य तौर पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। जो बाल श्रम करवाया जाता है, उन बाल श्रमों का जो व्यवसाय है उसको 4 भागों में बांटा है। पहला कृषि, दूसरा निर्माण, तीसरा व्यापार और चौथा घरेलू एवं वैयक्तिक सेवा। बाल श्रम के सबसे ज़्यादा दोष असंगठित उद्योगों और कारखानों में पाए जाते हैं, जहाँ ज़्यादातर बच्चे काम करते हैं। अब कह रहे हैं जो बाल श्रम के सबसे ज़्यादा जो दोष हैं वो है कारखानों में काम करने वाले बच्चों के, जहाँ ज़्यादातर बच्चे काम करते हैं। और अनेक ऐसे उद्योग हैं जहाँ बच्चे अपने जीवन की कोमलता खो रहे हैं, यानी जो उम्र उसके खेलने, खाने, घूमने की होती है, उस उम्र में बच्चे कारखानों में जाकर के काम करते हैं। पहला आता है शिवा काशी में दिया सलाई उद्योग। इसमें
ज़्यादातर बच्चे काम करते हैं। फिर दूसरा है जयपुर में बहुमूल्य पत्थर पॉलिश उद्योग। फिर तीसरा टाइल उद्योग जगपेट आंध्र प्रदेश, मत्स्य उद्योग केरल, हथकरघा उद्योग तिरुवनंतपुरम, विरुपुरम, कांजीपुरम एवं चिन्नालमपट्टी। फिर है बीड़ी उद्योग त्रिशूर केरल, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। फिर है कालीन उद्योग भदोई, मिर्जापुर पट्टी क्षेत्र उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं जम्मू कश्मीर। फिर आता है कांच उद्योग फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा उत्तर प्रदेश, ताला उद्योग अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। फिर है बाल श्रम के कारण कि बच्चे से बाल श्रम क्यों कराया जाता है, उसके क्या कारण हैं। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बाल श्रम को रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं। इन पर रोक लगाने के लिए अनेक सम्मेलनों से लेकर बहसों का सिलसिला कायम है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये उपस्थित है कि क्यों विश्व मानचित्र में आर्थिक सुदृढ़ीकरण की मिसाल बन चुका भारत नन्हे बच्चों के श्रम के दोहन का अपराधी बना बैठा है। यानी इसमें ये बताया गया है कि भारत क्यों बाल श्रम बच्चों से करा रहा है और बाल श्रम करवाने के कारण से वो अपराधी बना हुआ है कि श्रम के दोहन का अपराधी बना है, ज़्यादा श्रम करवाने का अपराधी है। सामान्यतः कुछ कारण ऐसे हैं जिनके कारण बाल श्रम के समाप्ति के अनेकानेक प्रावधान होने के बावजूद भी बाल श्रम देश में आज भी व्याप्त है। आर्थिक व्यवस्था, गरीबी जो कि विकासशील देशों में व्यापक रूप से फैली हुई है। इस समस्या की प्राथमिक जड़ है श्रम बाजार में बाल श्रमिकों की मांग। इसलिए अभिभावक अपने बच्चों को उद्योगों से लेकर कृषि कार्य हेतु श्रम करवाने के लिए भेजे जाते हैं। दूसरा आता है परिवार का बड़ा आकार होना। ये है बाल श्रम के प्रमुख कारण। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे अंडरलाइन कर लें, ध्यान से पढ़ें। पहला कारण था आर्थिक व्यवस्था के कारण बच्चे बाल श्रम करते हैं। फिर दूसरा कारण आता है परिवार का बड़ा आकार। ऐसे परिवार जहाँ सदस्यों की संख्या अधिक होती है वहाँ एक व्यक्ति की आमदनी से परिवार चलाना कठिन और दुष्कर कार्य होता है। ऐसी स्थिति में बच्चों की आय परिवार की आजीविका का स्रोत बनती है। अब दूसरा कारण बताया गया कि परिवार का बड़ा आकार होना। उस बड़े परिवार में कमाने वाला व्यक्ति एक होता है और खर्च करने वाले व्यक्ति बहुत होते हैं। इस प्रकार से परिवार को चलाने के लिए बच्चों से बाल श्रम करवाया जाता है। बच्चों की जो आजीविका है वो बाल श्रम का आजीविका का साधन बन जाती है। फिर तीसरा आता है सस्ता श्रम होना। अनेक शोध ये स्पष्ट करते हैं कि जितना नियोक्ता एक वयस्क श्रमिक पर खर्च होता होगा उसकी तुलना में मामूली सी रकम चुकाकर वह बाल श्रमिकों से कार्य लेता है। अब यहाँ पर बताया सस्ता श्रम होना। सस्ते श्रम के कारण, कम पैसे के कारण बाल श्रमिकों से काम कराया जाता है। यानी कम पैसा दे करके उनसे काम कराया जाता है। बड़े व्यक्ति की अपेक्षा छोटे बच्चे को कम पैसे दे करके उनसे काम कराया जाता है। थोड़े बहुत पैसे दे करके उनसे अधिक कार्य कराया जाता है। ये विभिन्न अध्ययन बताते हैं कि बाल श्रमिकों को मात्र 20 रुपये प्रतिदिन खर्च करके नियोक्ता लाखों का लाभ कमा रहे हैं। वहीं वयस्कों की यूनियन अनेक अधिकारों के प्रति सजगता और शोषण के विरुद्ध आवाज़ से भी उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर चौथा कारण आता है सामाजिक ढांचा। भारतीय समाज में विशेषकर ग्रामीण परिवेश में अल्पतम आयु विवाह विशेषकर ग्रामीण परिवेश में अल्पायु में विवाह हो जाते हैं, जिसके चलते पारिवारिक दायित्वों का भार, गरीबी तथा धन की जीविकोपार्जन हेतु आवश्यकता भी बाल श्रम का कारण बनती है। अब इसका चौथा जो कारण बताया वो सामाजिक ढांचा बताया कह रहे हैं। और इसमें जो ग्रामीण परिवेश है, गांव का जो क्षेत्र है, गांव में ज़्यादातर कम आयु में ही बच्चों का विवाह कर दिया जाता है, शादी
कर दी जाती है। इस कारण से परिवार का जीविकोपार्जन के लिए बच्चों से श्रम कराया जाता है। अब आता है अगला टॉपिक, बाल श्रम के दुष्प्रभाव। बाल श्रम का प्रत्यक्ष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। जहाँ माचिस एवं आतिशबाजी उद्योगों में लगे बाल श्रमिक पोटेशियम क्लोरेट, फास्फोरस एवं जिंक ऑक्साइड जैसे विषैले एवं खतरनाक रसायनों के बीच काम करते हैं। वहीं मेघालय की निजी खदानों में बच्चे 90 सेंटीमीटर व्यास के छोटे छोटे गड्ढे में काम करते हैं। कांच उद्योग में लगे हुए बच्चे 700 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाली भट्टी के इर्द गिर्द का काम करने को मजबूर हैं। इतनी विकट एवं विविध दशाओं में काम करने के परिणाम स्वरूप ये बाल श्रमिक टीबी, कैंसर, सांस की बीमारी, चर्म रोग, फोटोबिया, दमा जैसी अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अब ये बाल श्रम के दुष्प्रभाव है कि बच्चों से एक कारखाने में काम कराया जाता है या आतिशबाजी माचिस उद्योग में काम कराया जाता है, उस पर निकलने वाले जो रसायन हैं उनसे उनके शरीर पर प्रभाव पड़ते हैं और अनेक प्रकार की बीमारियां उन्हें हो जाती हैं। बाल श्रम में संलग्न बच्चों के सिर्फ स्वास्थ्य को ही नहीं हानि पहुंचती बल्कि साथ ही साथ उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास को भी क्षति पहुंचती है। मेरिल का मानना है कि आय कम होने के कारण बच्चों को भी काम करना पड़ता है, जिससे उनकी शिक्षा नहीं हो पाती। गरीबी के कारण इन बाल श्रमिकों की अनेक इच्छाएं पूरी नहीं होती। अब कह रहे हैं कि बाल श्रम में जो बच्चे संलग्न हैं सिर्फ स्वास्थ्य को हानि ही नहीं पहुंचती, साथ ही साथ उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास को भी क्षति पहुंचती। उनका सामाजिक और मानसिक विकास भी नहीं हो पाता और क्षति पहुंचती है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि कम आय होने के कारण बच्चों को भी काम करना पड़ता है, जिससे उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाती और गरीबी के कारण बाल श्रमिकों की अनेक इच्छाएं भी पूरी नहीं होती हैं और इच्छाएं पूरी नहीं होने के कारण वो अपराधों का सहारा लेते हैं। सभी मनोवैज्ञानिक एवं अपराध शास्त्री बाल श्रम का बाल अपराध से घनिष्ठ संबंध मानते हैं।